Hello everyone. As we are studying chapter first of political science, that is Cold War era, in last two videos we have discussed about Cold War between two superpowers and arena of Cold War. So we have already seen how the Cold War tended to divide the world into two rival alliances, US and USSR. उनकी alliance थी Western and Eastern alliance. Today we are going to discuss about the third option, that is NAM, non-aligned movement. Non-aligned movement ने चैलेंज किया बाइपोलैरिटी को. Now what is bipolarity? Bi means two and polar means ध्रुव. कि दो ध्रुवीय जो वर्ल्ड डिवाइड हो गया था टू पोल्स में, यूएस एंड यूएसएसआर में, उसके अलावा जो थर्ड ऑप्शन सामने आया वो था नॉन अलाइंड मूवमेंट, कि इन दोनों ही अलाइज के मेंबर नहीं बनेंगे, ना वो कंट्रीज वेस्टर्न अलायंस में शामिल होंगी और ना ही ईस्टर्न अलायंस का मेंबर बनेगी. तो उनके पास थर्ड ऑप्शन सामने आया, वो था नॉन अलाइंड मूवमेंट. अब इसके को फाउंडर्स कौन है, किन्होंने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया? स्टार्टिंग में जो मेंबर्स रहे नैम के, वो कंट्रीज थी युगोस्लाविया, इंडिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया एंड घाना. और इनके कौन से लीडर्स थे जो इस नैम के नॉन अलाइंड मूवमेंट के मेंबर्स रहे, किन्होंने रिप्रेजेंट किया? युगोस्लाविया का लीडर जोसेफ ब्रोज टिटो, इंडिया के लीडर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इजिप्ट के गमाल अब्देल नसीर एंड इंडोनेशिया सुकर्मो, घाना के वामे क्रुमा. तो फर्स्ट जो मीटिंग हुई स्टार्टिंग में, जो समिट हुआ, वो इन तीन देशों के बीच में हुआ, युगोस्लाविया, इंडिया एंड इजिप्ट. उसके बाद जो है इंडोनेशिया और घाना ने भी जो है इसको सपोर्ट किया और फर्स्ट समिट हुआ 1961 में बेलग्रेड में, जहां 25 मेंबर्स थे, यानी 25 कंट्रीज उस समय तक 1961 तक नॉन अलाइंड मूवमेंट के मेंबर्स बन चुके थे. तो इन्होंने क्या डिसाइड किया कि ना तो हम वेस्टर्न अलायंस का मेंबर बनेंगे और ना ही ईस्टर्न अलायंस का मेंबर बनेंगे, हम इनसे सेपरेट रहेंगे, यानी कि गुट निरपेक्षता जिसे कहते हैं, नॉन अलाइंड, बिल्कुल अलग रहेंगे इनसे, इनके साथ इन्वॉल्व नहीं होंगे. क्यों उन्होंने ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट की? क्योंकि देखो, अगर एक भी अलायंस का वो साथ देते हैं तो दूसरे के पक्ष में वो नहीं रहेंगे, दूसरे के फेवर में नहीं रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली दूसरे के वो राइवल बन जाएंगे, वो एक तरह से उनके दुश्मन बन जाएंगे. तो ये कंट्रीज चाहती थी कि हम दोनों ही जो अलायंस हैं उनसे थोड़ी सी डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, यानी दूरी बना के रखें, बट किसी के साथ भी कन्फ्लिक्ट्स ना हो हमारे, हम किसी के साथ बिगाड़े नहीं. और जो हमारा 14th समिट हुआ, समिट यानी कि सम्मेलन हुआ 2006 में, वो हवाना में हुआ. और तब तक जो है नैम के मेंबर्स 116 हो चुके थे और साथ के साथ उसके 15 ऑब्जर्वर्स भी थे. ये 15 ऑब्जर्वर्स नैम के मेंबर तो नहीं बने, बट इन्होंने नैम की पॉलिसीज को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया. अब जो नैम की पॉलिसीज थी वो क्या थी कि हमें जो है पूरे वर्ल्ड में पीस मेंटेन करके रखना है, सिक्योरिटी मेंटेन करनी है, आपस में कन्फ्लिक्ट्स नहीं करने हैं और ब्रदरहुड की फीलिंग से हमें रहना है, और किसी भी एक अलायंस की फेवर करते हुए दूसरे अलायंस को अपोज नहीं करना है. तो इन कंट्रीज के बीच में क्या कॉमन था, ऐसे कौन से कॉमन पॉइंट्स थे? फर्स्ट है कि न्यूली इंडिपेंडेंट, ऑलमोस्ट जितने भी नैम के मेंबर्स बने उन्होंने अभी थोड़ा टाइम पहले ही इंडिपेंडेंस ली थी, यानी अभी अभी आजाद हुए थे. सेकेंड, कॉपरेशन अमंग कंट्रीज, कि जितने भी नैम की मेंबर्स कंट्रीज थी वो आपस में एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉपरेट कर रहे थे. ग्रोइंग कोल्ड वॉर टेंशंस, कॉमन यही था कि पूरे वर्ल्ड में कोल्ड वॉर की टेंशन डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही थी,
जिससे ये भी बचे हुए नहीं थे, इनके भी दिमाग में कोल्ड वॉर की बहुत टेंशन रहती थी। और साथ साथ जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी वो उनके पास अपनी पर्सनल भी बहुत सारी चैलेंजेस थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। लाइक इन कंट्रीज में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना, वहां पे पॉवर्टी को रिमूव करना, अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करना, तो जो है अपने चैलेंजेस को इन्होंने फेस करना था, उनको ओवरकम करना था। तो अगर वो किसी एक ग्रुप को ज्वाइन कर लेते, किसी एक ब्लॉक को ज्वाइन कर लेते, तो क्या होता कि दूसरे के अपोज हो जाते, दूसरे के वो राइवल बन जाते, तो उनकी अपनी जो खुद की अपनी कंट्री की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जो है सॉल्व करने में काफी टाइम लग जाता। अब नैम के लिए जो है कुछ आइडियोलॉजीज लोगों के मन में थी कि नैम क्या है, कि नैम क्या आइसोलेशन है, यानी कि बिल्कुल अलग रहने वाला है। आइसोलेशन मीन्स कि रिमेनिंग अलूफ फ्रॉम द वर्ल्ड अफेयर्स, कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है, क्या एक्टिविटीज हैं, उनसे बिल्कुल अपने आप को कट ऑफ कर देना, बिल्कुल अलग होकर रहना। क्या नैम की यह पॉलिसी थी? नहीं, नैम इज नॉट आइसोलेट, कि बिल्कुल अपने आप को उसने अलग नहीं किया हुआ था। वो वर्ल्ड में क्या चल रहा है उसकी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करता था। बल्कि हमने बहुत बार देखा कि इंडिया ने जो है एक मेडिएटर की भूमिका निभाई और बहुत बार दोनों ग्रुप्स के जो मैटर्स थे उनको जो है सॉल्व किया, सेटल डाउन किया, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व की। साथ ही साथ न्यूट्रलिटी, क्या ये नैम की पॉलिसी न्यूट्रलिटी थी? ये भी बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। न्यूट्रलिटी का मीनिंग होता है स्टे आउट ऑफ वॉर प्रिंसिपली, कि बिल्कुल युद्ध हो रहा है अगर मान लो वर्ल्ड में, तो उससे बिल्कुल डिटैच होके रहना, अलग होके रहना। इसको हम ऐसे समझते हैं जैसे कि अगर हमारे नेबर में कोई मतलब टू नेबर्स आपस में फाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, और हमें पता है दैट हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग, बट हम अपने घर की पूरी डोर क्लोज करके आराम से अंदर बैठे हैं, हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं है। बट इंडिया ने ऐसा कोई भी रोल प्ले नहीं किया। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है 1950 में जब कोरिया में वॉर हुआ था तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था और नेगोशिएशन करके एक डिप्लोमेटिक वे से उस वॉर को जो है वहां पे स्टॉप किया था। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कि नैम की पॉलिसी ना तो आइसोलेट थी और ना ही यहाँ पर न्यूट्रल था। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर NIEO। ग्रेजुअली द नेचर ऑफ नॉन अलाइंड चेंज्ड। 1961 में जो बेलग्रेड में सम्मेलन हुआ तो उसमें इकोनॉमिक इश्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, बट इन मिड 1970s अब इंडिया के लिए और नैम कंट्रीज के लिए इकोनॉमिक इश्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। नाउ नैम बिकेम एन इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप। अब इस ऑर्डर के द्वारा जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके क्या क्या चैलेंजेस थे। देखो, कोई भी कंट्री दोनों ग्रुप से अगर वो बिल्कुल अलग है तो उसके बाद अपने आप में बहुत सारे उसके चैलेंजेस हैं। डेवलपमेंट करना है अपनी कंट्री में तो कहीं ना कहीं ट्रेड पर्पज से या रॉ मटेरियल वहां से मंगवाना है या बहुत सारा सामान इंपोर्ट करना है, तो बहुत सारे रिसोर्सेज के लिए कहीं ना कहीं उसे जो है इन कंट्रीज के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के जो जो चैलेंजेस थे, फर्स्ट था इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि देखो अभी अभी इन कंट्रीज ने अपनी आजादी ली थी तो इनके पास जो मेन इश्यू था वो था अपने कंट्री का डेवलपमेंट करना, और कंट्री का डेवलपमेंट अपने आप में होना इतना पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे रिसोर्सेज के लिए हमें दूसरी कंट्रीज के ऊपर, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। नेक्स्ट है लिफ्ट फ्रॉम पीपल फ्रॉम आउट ऑफ पॉवर्टी, कि उन कंट्रीज में लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, नेम से ही पता चल रहा है कि डेवलपमेंट नहीं था इन कंट्रीज में, पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी। तो पॉवर्टी के साइकिल से लोगों को बाहर निकालना, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करना अपनी कंट्रीज में, तो ये चैलेंज इन कंट्रीज के सामने था। तो इसलिए अब इनके लिए जो है दोनों ग्रुप से अलग रहना इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, बल्कि मेन इम्पोर्टेंट इश्यू था वो था इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, अपनी कंट्रीज को आगे लेकर जाना। तो इसके जो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के अंडर में जो एक कॉन्फ्रेंस हुई, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, तो इसने 1972 में एक रिपोर्ट पेश की
जिसका नेम था टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। तो ये यहाँ पर 1 मार्क का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस रिपोर्ट ने बहुत सारे ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम में रिफॉर्म्स किए थे, यानी सुधार किए थे कि अब ये जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं ये भी ग्लोबल लेवल पे, यानी जो पूरे वर्ल्ड में दूसरी कंट्रीज के साथ व्यापार करेंगे, जो ट्रेड करेंगे, तो उसमें बहुत सारे जो हैं सुधार हुए थे। तो फर्स्ट क्या था, कंट्रोल ओवर नेचुरल रिसोर्सेज। ये जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, इनके पास जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, किसी कंट्री में ऑयल है, पेट्रोल है, या कुछ और मिनरल्स हैं, आयरन ओर है, या कुछ और टाइप के मिनरल्स हैं, तो उनको वो अपने कंट्रोल में रखें। क्योंकि इससे पहले क्या था, जो भी कॉलोनियल पीरियड में ब्रिटिशर्स थे, दूसरी कंट्रीज थे, यूरोपियन कंट्रीज थे, वो इन लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज से सारे रिसोर्सेज अपनी कंट्री में लेकर जा रहे थे और वहां पर वो इन रिसोर्सेज का यूज कर रहे थे और प्रोडक्शन करके सामान को फिर इन लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के पास भेज रहे थे। अब मेन रिफॉर्म क्या था कि ये कंट्रीज जो है इनका पूरा मतलब अपना अधिकार रहेगा अपने रिसोर्सेज के ऊपर कि उनको कैसे यूज करना है, यही डिसाइड करेंगी। सेकेंड, ऑब्टेन एक्सेस टू वेस्टर्न मार्केट, कि अभी तक वेस्टर्न मार्केट में जो दबदबा था, जो बोलबाला था, वो सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज का था, डेवलप्ड कंट्रीज का था। बट अब इनकी भी एक्सेस होगी, यानी ये जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं ये भी वर्ल्ड मार्केट में अपनी पहुंच पाएंगी। नेक्स्ट है रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये एक बहुत अच्छा रिफॉर्म हुआ कि जो टेक्नोलॉजी है इसकी कॉस्ट कम हो जाएगी, कि ये जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं ये डेवलप्ड कंट्रीज से टेक्नोलॉजी की डिमांड कर रही थी कि सारी मशीन्स ऑलमोस्ट जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज से आ रही थी, तो एटलीस्ट उनकी कीमत कम होगी तो ये बहुत इजीली उसको परचेज कर पाएंगे और अपनी कंट्री में प्रोडक्शन यूनिट्स ज्यादा से ज्यादा एस्टैब्लिश कर पाएंगे। नेक्स्ट है प्रोवाइड ग्रेटर रोल इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, कि जितने भी इकोनॉमिक इंटरनेशनल लेवल पे इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं वहां पर इन लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का भी एक अच्छा रोल होगा। तो ये जो सुधार हुए 1972 में जो रिपोर्ट पेश की गई, तो ये एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन ऑलमोस्ट आ जाता है। ये आपके टॉपिक का, इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसके बाद जो टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है वो है इंडिया एंड द कोल्ड वॉर, कि अब इंडिया और कोल्ड वॉर की ये जो हमारी बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, तो ऑलमोस्ट इसमें वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, बट हर चैप्टर के एंड में कि उस चैप्टर से रिलेटेड इंडिया का एक टॉपिक होगा जो हर चैप्टर में जो है इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ने यहाँ पर 2-fold रिस्पॉन्स पेश किया कि दोहरी भूमिका निभाई, यानी कि इंडिया जो है नैम का तो मेंबर था ही था, साथ के साथ दोनों अलायंस से उसने जो है एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखा। तो फर्स्ट जो उसका रिस्पॉन्स रहा, स्टेइंग अवे फ्रॉम टू अलायंस, कि दोनों अलायंस से वो किसी से भी दुश्मनी नहीं लेना चाहता था, दोनों के साथ अच्छे रिलेशंस बनाना चाहता था, लेकिन एक दूरी बना के रखी, यानी किसी भी एक अलायंस को उसने ज्वाइन नहीं किया, उसका मेंबर नहीं बना। दूसरा, रेजिंग वॉइस अगेंस्ट न्यूली डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज बिकमिंग पार्ट ऑफ अलायंस, कि बहुत सारी कंट्रीज, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इनकी कंट्रीज अभी अभी फ्री हो रही थी, इंडिपेंडेंट हो रही थी, यानी डीकोलोनाइज्ड थी। उससे पहले इन कंट्रीज में कॉलोनियल रूल था। अब इन कंट्रीज के पास भी यही ऑप्शन था कि या तो वो वेस्टर्न अलायंस का मेंबर बने या ईस्टर्न अलायंस का मेंबर बने। तो इसके अगेंस्ट में जो है इंडिया आवाज उठा रहा था, इनको एक थर्ड ऑप्शन दिखा रहा था कि आप इन दोनों अलायंस का मेंबर ना बन के नैम की पॉलिसी को अडॉप्ट करो और अपने कंट्री का डेवलपमेंट करो और इन दोनों ग्रुप्स से, दोनों कैंप्स से एक दूरी बनाकर रखो। तो 1960s में जो हमने जो इसके पहले वाला टॉपिक ये है कि जो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर था 1980s में, इसके इनिशिएटिव जो है कुछ फेड हो गए थे। क्यों फेड हो गए थे? क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल मार्केट में एक स्टिफ कंपटीशन था। अब जो है उस कंपटीशन की वजह से मेन जो इशू था इंडिया का और नैम कंट्रीज का कि हमने अपनी कंट्री में डेवलपमेंट करना है, बट जो दबदबा था वेस्टर्न मार्केट में या ग्लोबल मार्केट में वेस्टर्न कंट्रीज का,
उसकी वजह से जितना फायदा इन नैम कंट्रीज को मिलना चाहिए था, यानी इसमें जो रिफॉर्म बताए गए कि ये सारे सुधार होंगे, बट एक्चुअल में ये नहीं हो पाए। इंडियाज पॉलिसी वॉज नाइदर नेगेटिव नॉर पैसिव, यानी इंडिया नैम का मेंबर बन के ना तो उसने ग्लोबल लेवल पे कोई नेगेटिव रोल प्ले किया और ना ही वो पैसिव था। पैसिव मीन्स इनएक्टिव, तो इनएक्टिव नहीं कह सकते इंडिया को, क्योंकि उसने बहुत बार दोनों ग्रुप्स के आपस में समझौते कराए, दोनों ग्रुप्स को जो है युद्ध करने से रोका, और बहुत बार जो है जो स्मॉल कंट्रीज में वॉर हुआ तो वहां पे एक पॉजिटिव रोल प्ले किया और पीस को मेंटेन किया। तो नैम इन कंटेंट ऑफ इंडिया में इंडिया के पास जो है नैम का मेंबर बन के बहुत सारे पॉजिटिव व्यूज थे, पॉजिटिव पॉइंट सामने थे कि इट गेव इंडिया एन अपॉर्चुनिटी टू टेक इंटरनेशनल डिसीजंस फॉर ऑन बेनिफिट्स, कि अब इंडिया जो है एक स्टैंड ले रहा था प्रॉपर वे में, क्योंकि उसने अपनी कंट्री का डेवलपमेंट करना था, तो वो इंटरनेशनल वे में, इंटरनेशनल लेवल पर भी वो डिसीजंस ले रहा था सिर्फ अपनी फेवर में, ये नहीं कि सिर्फ वो यूएस या यूएसएसआर की फेवर ले रहा है। सेकेंड है, इंडिया मैनेज टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन सुपर पावर्स, कि दोनों सुपर पावर के बीच में इंडिया ने एक अच्छा बैलेंस मेंटेन किया, किसी एक की फेवर ना लेकर वो दोनों के साथ उसने अपने रिलेशंस अच्छे बनाकर रखे। बट साथ के साथ इसके कुछ नेगेटिव इश्यूज भी थे। फर्स्ट है, इट वाज सैड टू बी अनप्रिंसिपल्ड, कि अब इंडिया की जो नैम की पॉलिसी थी तो पूरे वर्ल्ड ने, बाकी कंट्रीज ने जो नैम के मेंबर नहीं थे, उन्होंने इसको अनप्रिंसिपल्ड कहा। क्यों कहा? कि इंडिया ऑफन रिफ्यूज टू टेक फर्म स्टैंड ऑन क्रुशियल इंटरनेशनल इश्यूज। उन्होंने कहा कि जो बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं ना वर्ल्ड लेवल के, इंटरनेशनल लेवल पे, वहां इंडिया कोई फर्म स्टैंड नहीं लेता, कोई प्रॉपर अपना व्यू नहीं देता, कोई अपनी बात नहीं रखता कि क्या होना चाहिए एक्चुअल में। सेकंड है कि इंडिया ने जो है यूएसएसआर के साथ एक फ्रेंडशिप की ट्रीटी साइन की थी 1971 में, तो उस समय वर्ल्ड की बाकी कंट्रीज ने ये देखा कि इंडिया ओपनली तो यूएसएसआर के साथ ना होकर इनडायरेक्ट जो है उसके साथ फ्रेंडशिप मेंटेन कर रहा है। बट इंडियन लीडर्स ने बहुत डिप्लोमेटिक वे में जवाब दिया पूरे वर्ल्ड को कि अभी बांग्लादेश क्राइसिस चल रहा है, कि बांग्लादेश के साथ हमारी वॉर की सिचुएशन बनी हुई है, तो हमें मिलिट्री की नीड थी, इसलिए हमने यूएसएसआर के साथ जो है एक फ्रेंडशिप ट्रीटी की है। तो ऐसा जब एक अच्छा आंसर दिया पूरे वर्ल्ड को इंडियन लीडर्स ने, तो उस समय इंडिया के यूएस के साथ भी रिलेशंस खराब नहीं हुए, बल्कि दोनों ही ग्रुप्स के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस रहे। तो नैम इन कंटेंट ऑफ इंडिया में ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट जो है 3 मार्क्स में इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो फाइनली जो कोल्ड वार था 1945 में, जो सेकेंड वर्ल्ड वार के एंड पर स्टार्ट हुआ 2 ग्रुप्स के बीच में और खत्म हुआ वो 1991 में। कोल्ड वॉर के एंड के बाद जो है नैम की पॉलिसी का जो एक इन्फ्लुएंस था पूरे वर्ल्ड में वो खत्म हो गया, इनइफेक्टिव हो गई। तो इसी के साथ ही हमारा ये फर्स्ट चैप्टर द कोल्ड वॉर एरा यही कंप्लीट होता है। हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।